हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि हरित नौका पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह पहल अंतर्देशीय और तटीय दोनों जहाजों के लिए शिपिंग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दूसरा कथन है कि सभी राज्यों को अगले दशक तक अंतर्देशीय जल मार्ग आधारित यात्री बेड़े के 50% और 2045 तक 100% के लिए हरित ईंधन का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है वो दो है, यानी कि दो जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सभी राज्यों को अगले दशक तक अंतर्देशीय जलमार्ग आधारित बेड़े के 50% और 2045 तक 100% के लिए हरित ईंधन का उपयोग करना चाहिए। ये वाला सही है और ये गलत है। ये क्या है कि पहल अंतर्देशीय तटीय दोनों जहाजों के लिए शिपिंग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और क्यों गलत है पहला, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्चुअली रूप से भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली सेल, जिसका नाम है नौका, का शुभारंभ किया है। इसको बनाने का काम किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस में इसको तैनात किया गया है। जनवरी 2024 में शिपिंग मंत्रालय ने, किसने बनाया है? शिपिंग मंत्रालय ने अंतर्देशीय जहाजों के लिए हरित नौका दिशा निर्देश को जारी किया था। इसलिए एक कथन सही है। कथन जो है एक नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, शिपिंग मंत्रालय ने जारी किया था। ठीक है, नियमों के अनुसार सभी राज्यों को अगले दशक में अंतर्देशीय जलमार्ग आधारित यात्री बेड़े के 50% और 2045 तक 100% के लिए हरित ईंधन का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। यह समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका उपयोग इसको लागू किया गया, इसलिए कथन दो जो है वो सही है। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय की हरित नौका योजना अंतर्देशीय जहाजों के लिए पर्यावरण के अनुकूल संक्रमण यानी कि अनुकूल वातावरण की कल्पना करता है। इसके अनुसार शहरी गतिशीलता प्रदान करने के लिए नौका को देश के अन्य हिस्सों में भी कॉपी किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए विकल्प बी जो है वो सही है, यानी कि दो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाई सी ट्रीटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च समुद्री संधि के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है कि संधि का उद्देश्य समुद्री जल में जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए है। संधि का उद्देश्य क्या है? समुद्री जल में जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए है। दूसरा स्टेटमेंट है, संधि उन महासागरों से संबंधित है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के अंदर और बाहर है। तो ये वाला जो है वो गलत है। भारत सरकार ने 2023 में उच्च समुद्री संधि की पुष्टि की है, ये भी गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। इसकी पुष्टि करने का जो है वो करने के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि संधि का उद्देश्य समुद्री जल में जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें भारत सरकार ने कहा है कि वह जल्द ही महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय कानून संरचना, जिसका नाम है हाई सी ट्रीटी, पर हस्ताक्षर करने पर विचार करेगी। ठीक है, इसलिए कथन जो है तीन है वो सही नहीं है। संधि का उद्देश्य होगा प्रदूषण को कम करना, साथ ही समुद्रों में जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को संरक्षित और बढ़ावा देना, इसलिए कथन एक जो है वो सही है। चूंकि उच्च समुद्र किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए संधि को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते के रूप में भी जाना जाता है। जैव विविधता समझौते के रूप में भी
जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौते के रूप में जाना जाता है। संधि केवल उन महासागरों पर लागू होती है जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन महासागरों पर केवल उन महासागरों पर लागू होती है जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राष्ट्रीय प्राधिकरण आमतौर पर समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील समुद्री मील यानी कि 370 किलोमीटर तक फैले होते हैं। यानी कि 370 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो किसी देश का अपना क्षेत्र होता है। उसके बाहर का जो समुद्री क्षेत्र होता है वो आपको विशेष वो जो है महासागर जो है वो आपको उच्च समुद्री संधि के रूप में उसको वर्गीकृत किया जाता है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको जाना जाता है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। उच्च सागर संधि 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। पहला है समुद्री पारिस्थितिक का संरक्षण और सुरक्षा, समुद्री अनुसंधान, आनुवंशिक संसाधनों में लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। तीसरा है किसी भी गतिविधि के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रथा की स्थापना जो संभावित रूप से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित या नुकसान पहुंचाती है। किसी भी संधि के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना भी अनिवार्य बनाती है। तो ये जो है आपका इसका 3 जो है मोस्ट रूप से इसकी उद्देश्यों में शामिल है और इसलिए विकल्प 1 जो है इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसका स्टेटमेंट है कि यह अत्यंत कम ताप पर तरल कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा कथन है कि यह चिकित्सा और खाद्य क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है यह उच्च त्वचा के निकट संपर्क में आता है तो इससे शीत दंश या ठंड से जलन हो सकती है। चौथा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सूखी बर्फ को घातक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2, 3, 4 यानी कि यह चिकित्सा और खाद्य क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। जब यह त्वचा के निकट संपर्क में आता है तो इससे शीत दंश या ठंड से जलन हो सकती है। तीसरा है कि यह FSSAI ने सूखी बर्फ को घातक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है। और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह अत्यंत कम तापमान पर तरल कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि तरल नहीं है, वो ठोस होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में एक गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कुछ लोगों को माउथ फ्रेशनर दिया गया था और वो माउथ फ्रेशनर की जगह पे सूखी बर्फ जो है वो परोस दी गई थी। माउथ फ्रेशनर की जगह पे उनको आइस जो है वो दे दिया गया था। सूखी बर्फ जो है वो अत्यंत कम तापमान यानी कि लगभग -78.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उसका होता है, पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए जो है कथन 1 जो है वो सही नहीं है, यानी कि द्रव नहीं है, वो ठोस होता है। तो उससे क्या हो गया कि उनके मुंह से खून की उल्टी होने लगी थी। और दूसरा है इसकी ऊर्ध्वपातन संपत्ति के कारण, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन जो होता है किसी पदार्थ का, तो उसे हम लोग सम्मिलेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, जो बर्फ है, सूखी बर्फ है, उसका सीधे ठोस से सीधे गैस में वो परिवर्तित हो जाता है और उसको जब ठोस तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में यूज किया गया तो उसका घातक उपयोग देखने को मिला और उनको खून की उल्टियां होने लगी। ठीक है, जो इसे अगला है कि चिकित्सा, खाद्य और पेय पदार्थ अनुसंधान क्षेत्रों में भी इसके कई अनुप्रयोग मिले हैं, इसलिए 2 जो है वो सही है। जबकि सूखी बर्फ एक प्रभावी शीतलक एजेंट है, इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और
अत्यधिक ठंडे तापमान को गलत तरीके से संभालने पर वे श्वसन संबंधित समस्याओं और त्वचा की चोट के कारण बन सकते हैं, जो कि त्वचा का चोट यानी कि मुंह में उनके छाले पड़ गए और खून आने लगा। इसका कम तापमान त्वचा के निकट संपर्क में आने पर शीत दंश या ठंड से जलन का कारण बन सकता है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। सूखी बर्फ की सबसे बड़ी चिंता कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन है। जब सूखी बर्फ ऊर्ध्वपातित होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है, जो बंद वातावरण में ऑक्सीजन को कम कर सकती है। अपर्याप्त वेंटिलेशन वाले स्थानों में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप ऑक्सीजन की कमी का कारण बन सकता है, जिससे दम घुटने के कारण भी बन सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार सूखी बर्फ को घातक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया, इसलिए कथन 4 जो है वो अभी सही है। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नंगे हाथों से सूखी बर्फ के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देते हुए उसे कहा है कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए विकल्प 1 जो है वो सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह वेस्टर्न घाटी में पाया जाता है, पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी गलत है। ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ये भी गलत है। ये मुख्य रूप से पत्ते खाने वाले प्राइमेट होते हैं, तो ये वाला सही है, केवल 3 हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। गोल्डन लंगूर, जिसे स्थानीय रूप से सोनाली बंदर के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिम में संकोच नदी, पूर्व में मानस, दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और उत्तर में भूटान के पहाड़ों के बीच ये पाया जाता है। गोल्डन लंगूर का नाम उसके फर के उल्लेखनीय सुनहरे नारंगी कलर के कारण रखा गया है। यह एक लुप्त प्राय प्राइमेट है, यानी कि ये जो है वो विलुप्त हो गया है। ठीक है, लुप्त प्राय है, इसलिए एक जो है यह पश्चिमी असम, भारत और दक्षिणी भूटान में पाया जाता है, इसलिए कथन 1 और 2 सही नहीं है। ठीक है, गोल्डन लंगूर कोलोबाइट के सदस्य हैं, जो एक बड़ा पुरानी दुनिया का बंदर परिवार है। कोलोबाइट ज्यादातर पत्ती खाने वाले बंदर होते हैं, जिनके पेट जुगाली करने वाले जैसे बहुकक्षीय होते हैं, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। गोल्डन लंगूर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जनसंख्या में गिरावट का पता 1990 के दशक की शुरुआत में बोडोलैंड आंदोलन से लगाया जा सकता है, जब कई कट्टरपंथी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लकड़ी निकालने लगते, जिसके परिणामस्वरूप लंगूरों के आवास में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई। इसलिए कथन जो आंसर इसका होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाचारों में सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। समाचारों में सैन्य अभ्यास शामिल देश हैं मैत्री, भारत और नेपाल, टाइगर ट्रांफ, भारत और फ्रांस, लामितिया, भारत और थाईलैंड। तो ऊपर दिए गए युग्म में से कितने युग्म सही हैं? तो इसमें से कोई भी युग्म सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैत्री जो है वो भारत और नेपाल नहीं है। मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास है, युद्धाभ्यास है। टाइगर ट्रम्प भारत और USA के बीच है। लामितीय भारत और सेशल्स के बीच में है। याद रखिएगा, लामितीय भारत और सेशल्स के बीच में, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, और टाइगर ट्रांप जो है भारत और USA के बीच में। इसलिए आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये था आज का MCQ डिस्कशन। फिर मिलते हैं कल। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।